हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीबी साइंस क्लास में। तो आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये वाला पूरा चैप्टर हम आपको फिनिश करवाने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में, वो भी वन शॉट में। ठीक है, देखिए वह क्रियाएँ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये है कि जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाहे जुड़ जाता है और चाहे अलग हो जाते हैं, तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो जैसे AH2O, H2 का 2 मॉलिक्यूल है और O2 का 1 मॉलिक्यूल है, जुड़कर क्या बनते हैं, H2O, यानी कि जल का निर्माण करते हैं। फिर इसी तरीके से जल को हम गर्म करते हैं, गर्म कर लेते हैं तो क्या होता है, H2 अलग निकल जाएगा और O2 अलग निकल जाएगा। तो ये होते रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है जब ये एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में बढ़ते हैं, जैसे कि नीचे वाली ये वाली, ठीक है, या दो यौगिक छोटे छोटे यौगिक होते हैं एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे ऊपर वाली ये वाली है। ठीक है, तो आई होप ये परिभाषा आराम से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं। अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, यानी कि इन दोनों के बारे में ये दो दो नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी पढ़ लीजिए, जिसे कहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट क्या होता है। देखिए, अभिक्रिया में संयोग करने वाले या भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में संयोग करने वाले या एक यौगिक के विभाजन से बनने वाले यौगिक को अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में ये या तो ये जो संयोग करते हैं या जिसका विभाजन होता है। ठीक है, इन दोनों का संयोग होता है तो वाटर का निर्माण होता है, तो ये जो संयोग करते हैं ये अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, या तो इसका विभाजन होता है यानी कि अलग अलग टूटता है, तो ये वाला क्या कहते हैं, अभिकारक कहलाता है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए जरिए। ठीक है, फिर अगले देखते हैं उत्पाद, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या, अभिक्रिया में संयोग से प्राप्त होता है, यानी कि संयोजन से प्राप्त होता है नया गुण, नया वाला। ठीक है, संयोग से प्राप्त यौगिक उत्पाद कहलाता है। जैसे इधर देख लीजिए, ये देखो संयोग से बना है, यानी कि इन दोनों आपस में मिले हुए हैं और H2O यानी कि ये वाला यौगिक मिल गया है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा सा पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हम आपको बताने वाले पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जो कि 3 नंबर में आ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे क्या होते हैं, पदार्थ में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला हो गया भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस, दूसरा हो गया केमिकल परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, इसे कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जो मूल अवस्था में दोबारा आ सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वो जो मूल अवस्था में नहीं आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा हो, आप जलाओ, उससे जल जाएगा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। और भौतिक अभिक्रिया क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लोहा हो, ठीक है, लोहा हो, उसे गर्म करो तो क्या होता है, लाल हो जाता है। बल्ब हो, उसे जलाओ तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और बल्ब बुझा दो तो क्या जैसे कि तैसा रह जाता है। तो ये भौतिक अभिक्रियाएं होती, भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जब जल को अधिक ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, जो भी एक भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो जल को हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से समझ में आ जाया है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में बन गया तो ये क्या होती है, एक भौतिक परिवर्तन, जो हमें अपने आँखों से दिखाई देती है। ठीक, समझ में आ गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर ए, आकृति में परिवर्तन। आकृति यानी कि उसकी आकृति जो होती है उससे बदल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब धातु पर आघात किया जाता है, आघात यानी कि जब उसे पीटा जाता है, जो लोहार लोग होते हैं वो धातु को या लोहे को पीटते हैं, पीटा जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो आप हंसिया कभी पिटाने जाओ या खुरपी कहीं पिटाने जाओ या मतलब कोई भी चीज़ पिटाने जाओ तो उस पर आघात करते हैं और उसे चौड़ी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि धातु में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर बे यानी कि उसमें क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन होता है इसमें, जैसे मान लो जब आयोडीन या सल्फर को
पीटा या तोड़ा जाता है तो चूर्ण बन जाता है, यानी कि जो आयोडीन नमक होता है, नमक तो सभी खाए हुए हैं, ठीक है। तो नमक की डेली जो होती है मोटी, उसे पीसते हैं तो क्या है, चूर्ण जैसा बन जाता है। तो वही एक भौतिक परिवर्तन ही है। डेली लाइफ में रोज़ ही खाते हैं बहुत लोग। ऐसे कौन है जो नमक नहीं खाता? कमेंट में बताओ। कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग नमक खाते हैं। बिना नमक के कोई खाना नहीं खा सकते, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं सी, रंग में परिवर्तन। रंग में यानी कि कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे जब प्लेटिनम के तार को गर्म किया जाता है, यानी कि प्लेटिनम एक धातु होती है, बहुत ही अच्छी धातु होती है, ठीक है। जब प्लेटिनम की तार को गर्म किया जाता है तो लाल तप्त हो जाता है। लाल यानी कि लाल लाल हो जाता है। जैसे लोहा गर्म किया जाता है वो भी लाल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटिनम के तार को गर्म करते हैं तो क्या होता है, लाल तप्त हो जाता है। तथा इसे ठंडा करने पर यह पूर्व अवस्था में आ जाता है। हमने बताया था भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है जो मूल अवस्था में आ जाता है। इसीलिए जब प्लेटिनम के तार को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लाल तप्त हो जाता है, लाल और तप्त हो जाता है, ठीक है। तथा इसे ठंडा करते हैं तो कैसा, मूल अवस्था यानी कि पूर्व अवस्था में आ जाता है, जैसा पहला था उसे ही आ जाता है। ये होते हैं इसके रंग में परिवर्तन। फिर अगला है डी, ताप में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर में क्या क्या चेंज होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी धारा, इसमें लिखा है धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का तंतु लाल तप्त हो जाता है, ठीक है, होकर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि लाल तप्त हो जाता है, उसके बाद प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तथा धारा रोकने पर वह पूर्व अवस्था ग्रहण कर लेता है, यानी कि पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे जैसे मान लो कोई भी लाइट हो, लाइट का जो 10 रुपये वाला बल्ब चलता है, उसे उसमें लाइट प्रवाहित करो तो क्या होता है, वो लाल तप्त, उसके टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वो लाल तप्त हो जाता है तथा ठंडा करने पर वह पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ये तो हो गए भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं रासायनिक, ठीक है। तो अब हम आपको देखते हैं पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाते हैं। हम जैसे हमने एग्जांपल बताया कपड़े का, कपड़ा जल जाए तो वह दोबारा कपड़ा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लो इसमें क्या लिखा है, परिभाषा में लिखा है पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व अणुओं की संरचना पे परिवर्तन हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन होता है जो पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक संगठन एवं अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। सीधे सीधे कहें, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, जैसा था वैसा पहले नहीं रह जाएगा, उसे हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। फिर अगला इसमें पहला परिवर्तन है जिसे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते हैं, पदार्थों का दहन या कम्बुशन कहते हैं इसे, ठीक, क्या कहते हैं, कम्बुशन कहते हैं, ठीक है। कोई लड़ रहा है तो कम्बुशन कहकर भागाओ, ठीक है। तो कहते हैं पदार्थों का दहन यानी कि कम्बुशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का जलना तथा उसमें से ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होना ही दहन या कम्बुशन कहलाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ जल रहा है, जलने से उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्बुशन या दहन करते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाए, क्या होती है, CO2 गैस निकलती है और जलवाष्प व प्रकाश भी उत्पन्न होता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। जैसे इसमें लिखा है मोम यानी कि मोमबत्ती होती है, उसे जलाते हैं तो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जलवाष्प भी निकलती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और ऊष्मा भी निकलती है, लाइट भी होती है, ठीक है। कितने कितने काम होते हैं, बहुत से काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पदार्थों का दहन या कम्बुशन, ठीक। फिर अगला है जंग लगना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में जरूर आता है, जिसे रस्टिंग कहते हैं, ठीक, रस्टिंग कहते हैं। ये क्या होता है, जंग लगना। हमें समझने देखते हैं कि जंग लगना, ठीक है, यानी कि लोहे की कोई भी चीज़ नमी जहाँ हो वहाँ डाल दो तो उसमें क्या होते हैं, छोटी पपड़ी पपड़ी बन जाती है, उसे ही जंग कहते हैं। जैसे कैसे, इसमें लिखा है जब लोहे की नम वायु में रखते हैं, यानी कि जब लोहे को नम वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है। यानी कि जब नम का मतलब होता है थोड़ा बहुत गीला होना चाहिए, ठीक है, वायु में हो वैसे भी थोड़ी बहुत नमी होती ही है। देखिए, जब लोहे को नम वायु में रखें तो उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि लोहे को नम वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तथा आयरन लोहे का जंग में परिवर्तन ही जंग लगना कहलाता है। यानी कि जो आयरन होता है यानी कि लोहा जो होता है वो जंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। समझ में आया। लोहे की कोई भी लोहा हो उसे नम वायु में रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं जंग कहते हैं। और आयरन ऐसे ही जंग में परिवर्तन हो जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, आराम से रट जाओ, ठीक है।
फिर अगला है किण्वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना ये वाला है उतना ही किण्वन होता है, ठीक, जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। जो एल्कोहल बनती है तो इसी यही क्रिया होती है। देखिए इसमें कैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लो वह क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, क्लास में बने रहोगे तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु होते हैं, उनकी उपस्थिति में नए कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक नए कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होता है, उसे हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लो एग्जाम्पल है सिरका हो गया, और दूध से दही बनना, मृत पदार्थ का गलना, ठीक है। तो ये हो गए कम्बुशन हो गए, सॉरी फर्मेंटेशन या किण्वन हो गया। क्या होता है इसमें, वह क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, यदि सूक्ष्म जीव ना हो तो ये क्रिया नहीं होगी। सूक्ष्म जीव को उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि नए कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी यौगिक हो जाता है, तो उसे हम किण्वन कहते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे अभिक्रिया लिखने की विधि, यानी कि किस तरीके से अभिक्रिया लिखते हैं। जैसे वो आपने बात नहीं सुनी है कि सांप बिच्छू का मंत्र नहीं पढ़ा, सांप के बिल में हाथ डाल दिया, यानी कि हाथ डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिच्छू का मंत्र समझेंगे, उसके बाद सांप के बिल में हाथ डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ये रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, अभिक्रिया लिखने की विधि में क्या होते हैं, अभिक्रिया लिखने वाले अभिकारक सदैव एरो, यानी कि एरो जो होता है, ये एरो कहा जाता है, तीर का निशान जो होता है ये इसे एरो कहते हैं। इस निशान चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल दूसरे पहले में दिया था कि जो अभिकारक, ये देखो जे वाले हैं, जो तीर का निशान यानी कि एरो है, इसके बाईं ओर जे लिखे जाते हैं, यही अभिकारक लिखे जाते हैं, जो कि अभी हमने बताया। देखिए अभिक्रिया में सदैव जो अभिकारक होते हैं सदैव एरो के चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं, ये पहला हो गए, ठीक, विधि हो गए। फिर दूसरा क्या होता है, अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद जो होते हैं सदैव चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाते हैं। ये देखिए भाई, ये उत्पाद उत्पन्न है, ये वाला चिन्ह के दाईं ओर क्या है, उत्पाद है, और बाईं ओर क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखे जाते हैं, ठीक है। और अभी हम दिखाते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, प्लस चिन्ह, यानी कि जो प्लस यानी कि पॉजिटिव चिन्ह होता है, अभिकारकों के बीच व प्राप्त पदार्थों के बीच लगाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्लस का चिन्ह यानी कि पॉजिटिव का चिन्ह जो होता है अभिकारकों के बीच व अभिक्रिया के बाद, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त पदार्थों के बीच लगाया जाता है। प्राप्त पदार्थ कौन से होते हैं, उत्पाद होते हैं। जैसे मान लो इधर देखो, ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक, ये अभिकारक के बीच भी लगा, और ये वाली अभिक्रिया देखो उत्पादों के बीच भी लगा। ये इसमें उत्पाद क्या बन रहा है, H2 और O2 बन रहा है। इसमें क्या उत्पाद बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें वाटर बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। फिर अगला चौथा देखते हैं, जो गैस होती है, गैसों को हमेशा अणुओं के रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। क्या लिखे हैं, गैसों को सदैव अणुओं के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो N2 हो गया, H2 हो गया, P2 हो गया, Cl2 हो गया है, ठीक है। सॉरी P2 नहीं, O2 है, ये बीच में O2 है, ठीक है। P2 तो वो तो फास्फोरस एक मेटल है, ठीक है। क्या होता है, N2, H2, O2 और Cl2, जो जितने गैसें हैं, गैसें कोई भी हों हमेशा वो अणुओं के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि 2 लगा दीजिए बस काम हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं पाँचवा, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है, अर्थात समीकरण संतुलित कर लिया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया जी। क्यों, क्योंकि इसमें अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है, अर्थात समीकरण को संतुलित कर दिया जाता है। संतुलित का मतलब जितने इधर परमाणु होंगे उतने ही इधर परमाणु होंगे। ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए सभी संतुलित ही हैं। देखिए जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, क्योंकि ये हैं H2O जो हैं, यहाँ पर 2 हैं। इस 2 का मतलब होता है जो यहाँ पर 2 H2O हैं। जब आगे बनोगे तो सबके सब क्लियर कर देंगे। अभी आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हमें पता है। तो चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है आज हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, या केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण यार, केमिकल का मतलब है रासायनिक, बस हो गया। फिर अगला देखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को प्रतीकों व
और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके लिखा जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, फिर से पढ़ो। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस याद हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो क्या सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम को Na से लिखते हैं और क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं। दो हमने सोडियम मेटल के 2 अणु लिए और 2 Cl2 के लिए, फिर बना क्या 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया है। ठीक है, यहाँ Cl2 कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ 2Na है, 2Na यहाँ भी हैं, यानी कि 2 मालिक्यूल NaCl के हैं। इधर भी 2 हो जाएंगे, 2Na और 2Cl। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगला उदाहरण है H2O2 और यहाँ पर H2O। ये देखिए समीकरण संतुलित नहीं है। बस यहाँ पर लिखना क्या होता है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, बस हो गया। यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। समझ में आ गया है? आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं दुम दबा के। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। हमने अभी बताया था परिभाषा में कि रासायनिक समीकरण को संतुलन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो अभिक्रिया लिखने की विधि में हमने बताया था। तो अब आज हम रियल में बताएंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन और ढांचा समीकरण, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन के भी बारे में बताएंगे और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बताएंगे। जो परिभाषा होती हैं 2-2 नंबर में आ जाती हैं, OMR और आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही रट जाएंगे, यानी कि आराम से समझ में आ गया। देखिए एक बात है, OMR जो होता है हम इस पर बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो OMR होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही निकलते हैं। हाँ, और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि लॉन्ग से भी हम OMR निकाल देंगे, कहाँ कहाँ से बनते हैं OMR वो भी हम निकाल देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा सच। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों की संख्या में, ठीक है, उत्पादों की संख्या में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, जब समान होती है, यानी कि तत्वों की संख्या समान होती है, तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ लिख दीजिए, बस 2 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं स्केलेटन इक्वेशन, यानी कि ढांचा समीकरण। इसमें हम बताएंगे संतुलित और ढांचा दोनों बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ढांचा समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में जस्ट इसके अपोजिट वाला ही होता है, यानी कि रासायनिक समीकरणों का संतुलित तो जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, संतुलित का मतलब होता है समान होते हैं, परमाणु की संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या असमान होती है, यानी कि समान नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो, यानी कि समान ना हो, तो उसे ढांचा समीकरण कहते हैं। जैसे नीचे दिया गया एग्जाम्पल H2 + O2, यहाँ पर H2 हो, यानी कि जितना H2 है वहाँ पर H2 है, लेकिन O2 जितने हैं उतने नहीं हैं, यानी कि ढांचा समीकरण है। ठीक है, संतुलित समीकरण किसे है, यहाँ पर 4 H2 हैं, 4 H हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 O2 हैं और 4 H2H हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया है, ये संतुलित समीकरण, ये भी संतुलित समीकरण है। N2 + 3H2। ठीक है, तो यहाँ पर N कितने हैं, 2, यहाँ पर भी N 2 हैं, इसमें कितने H हैं, 6 हैं, तो इसमें कितने हैं, 2 3 6 H हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार की होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संश्लेषण या योगात्मक या एडिशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, यानी कि एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आप देखते हैं 2 से 3 एग्जांपल हम देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसमें हाइड्रोजन को 2H2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए और 1
ऑक्सीजन का लिया, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2O यानी कि जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का बनना, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसमें मैंने सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, ठीक है, और 2NaCl यानी कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के बने। ठीक है, फिर तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया लोहे पर गंधक का योग। ठीक है, लोहे पर गंधक योग होता है सल्फर, इसे कहते हैं। ठीक है, तो Fe हो गया प्लस यस यानी कि सल्फर यानी कि गंधक इसे कहते हैं, तो मिलकर क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर अगली चलिए अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया हो गई हमारी ये वाली। ठीक है, इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से तत्व के परमाणु को हटा देता है और स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वह कम क्रियाशील तत्व के परमाणु का तत्व के यौगिक जो होता है उसके तत्व का परमाणु हटा देता है और उसके स्थान पर अपने आप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डालने पर, यानी कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस Fe यानी कि हमने आयरन इसमें डाल दिया, तो क्या होता है, Fe जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देता है और अपना स्थान यहाँ पर बना लेता है। जैसे कि ये देखिए कॉपर को हमने इसने निकाल लिया और अपने आप वहाँ पर फिट हो गया। ठीक है, यही हो गया पहले अभिक्रिया। फिर अगले देखते हैं, जल में सोडियम आयरन डालने पर हाइड्रोजन का विस्थापन सोडियम से होता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि यहाँ पर लिखा है सोडियम आयन होगा, जो ऊपर वाला आयरन है इसीलिए आयरन ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें दूसरी अभिक्रिया है, जल में सोडियम डालने पर हाइड्रोजन का विस्थापित सोडियम से द्वारा हो जाता है, यानी कि सोडियम से हो जाता है। जैसे मान लो ये सोडियम है प्लस इसे हमने जल में घोल लिया है। ठीक है, जल में घोल लिया तो क्या हो बनेगा, हम यहाँ पर जो H है यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके जगह पर Na हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अधिक क्रियाशील है इसीलिए हाइड्रोजन को हटा देगा और अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है NaOH हो जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली। तो इस अभिक्रिया इसमें है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएट होते हैं, यानी कि अलग अलग टूट जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, यह है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं या भागों में टूट जाते हैं तथा फिर वह जुड़ जाते हैं, यानी कि पहले टूट जाते हैं फिर दोबारा फिर बन जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजित हो जाते हैं। यह कितने प्रकार की होती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिसोसिएशन, दूसरी होगी विद्युत अपघटनीय वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऊष्मा के द्वारा टूट जाता है। ठीक है, इसमें देखें, जब यौगिकों को गर्म किया जाता है, यानी कि जब यौगिक होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, अणुओं से मिलकर यौगिक बनते हैं। ठीक है, तत्व जब एक प्रकार से बनते हैं तो तत्व जो मिलते हैं, एक समान तत्व जो मिलते हैं तो अणु बनता है, जब अणु मिलते हैं तो यौगिक बनता है, ऐसे समझो। ठीक है, जब यौगिकों को गर्म किया जाता है तो वह 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं, यानी कि जब यौगिक को गर्म किया जाता है, कोई भी यौगिक ले लीजिए, ठीक है, गर्म किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं तथा उसे ठंडा करने पर पुनः संयोग करके बन जाता है। ठीक है, तथा यह यौगिक ताप पर होता है, यानी कि अधिक ताप पर होती है, यानी कि कम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम 2 ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 को गर्म किया जाता है तो वह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 में तथा क्लोरीन यानी कि Cl2 में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः PCl5 बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हमने केवल शॉर्टकट में लिख दिया, इसका मतलब होता है फास्फोरस। ठीक है, इसके ऊपर वाले ये निशान जो डबल लेते हैं ये हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय यानी कि बैकवर्ड भी हो रही और फॉरवर्ड भी हो रही, यानी कि दोनों तरफ हो रही है, उसे हम उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इधर ऊपर वाले एरो का निशान इधर है, तो यानी कि इधर गर्म हो रही है तो 2 भागों में टूट जाती है, PCl3 और PCl3 और Cl2 में, और नीचे वाले यानी कि ठंडा हो रहा तो फिर
PCl5 में जुड़ जाता है। ठीक है, तो आ रहा हो समझ में तो लाइक करते चलिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड अमोनिया, हाँ यही है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह अमोनिया व हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl जो होता है उसे गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है तथा ठंडे करने पर फिर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। सिंपल सी परिभाषा, एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अमोनियम क्लोराइड है। ठीक, इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। ठीक है, अब इधर फिर वापस में ठंडा करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड फिर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया हमारी विद्युत अपघटनी या आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक को जब जल में घोला जाता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक को जब जल में घोला जाता है तब वह धनायन व ऋणायन में वियोजित हो जाता है। सीधे सीधे कहें आयनों में वियोजित। जैसे माने नमक होता है, नमक को हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, यही अभिक्रिया इसकी होती है। चलिए इसमें एग्जाम्पल भी यही लिख लेते हैं, मैंने लिखा भी है और हम समझा देते भी। जैसे मान लो नमक को जल में घोलने पर नमक के आयन सोडियम व क्लोरीन में वियोजित हो जाते हैं। यानी कि सोडियम और सोडियम+ में हो जाता है और Cl- में। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखो NaCl एक्वा ले, एक्वा का मतलब जलीय विलयन होता है। इसको जल में घोल लिया और क्या होता है, Na+ Cl- में टूट जाता है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं भैया। जब कैल्शियम क्लोराइड को जल में गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम व क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, ये भी इसमें एग्जाम्पल है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसे हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम+ और क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में घोलने पर, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो Mg+ और 2Cl- में टूट जाता है आराम से। ठीक है, फिर अगली अभिक्रिया हमारी है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यानी कि अपघटित हो जाना है, बस यही, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी यही अभिक्रिया है बिल्कुल। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, वह अभिक्रियाएँ जिनमें कोई यौगिक छोटे छोटे अवयवी सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें सरल यौगिकों में टूट जाता है। ठीक, और वो क्या होते हैं, वियोजित हो जाती है, यानी आयनों में वो टूट जाते हैं, इसलिए उसे हम आयनिक अभिक्रिया भी कह देते थे। लेकिन इसमें क्या छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा से संपन्न होती है। यानी कि अपघटन अभिक्रिया होती हैं वो ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत धारा से संपन्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। तो चलिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो होती है उसके पहले दो प्रकार के होते हैं। पहली हो गई ऊष्मीय अपघटन और दूसरी हो गई विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया यानी कि जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, इसमें हमने लाइट यानी कि धारा की जरूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन नहीं है। डिसोसिएशन तो होता है वियोजित होना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक, जब ताप बढ़ाने पर अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में विघटित हो जाते हैं तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया ठीक है, यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब यहाँ पर आप अभिक्रिया लिख लीजिए। ठीक है, अभिक्रिया, ठीक, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तब अणु जो होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में टूट जाते हैं तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने लिए हैं 2 से 3 एग्जांपल लिए हैं, तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटन, यानी कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर जैसे लिखिए जल्दी, ठीक है, जल्दी से लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैसे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO में यानी कि CaO में और CO2 में अपघटित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे मैंने क्या हुआ ऊष्मा में गर्म किया तो क्या CaO में टूट गया और यह होता है CO2 में टूट जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी है पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड का क्लोरेट है, क्लोरेट का अपघटन होता है। इसमें क्या होता है 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है,
हम 2 क्यों लिए किया, क्योंकि यहाँ पर 2 यौगिक हैं यहाँ पर, ठीक। इसमें ऊष्मा हमने गर्म किया इसे, और 2 KCl और CO3 में CO2 में टूट गया, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल CO2 के हुए और 2 KCl के हुए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक ऑक्साइड का अपघटन यानी कि ZnCO3, इसको हमने गर्म किया तो ऊष्मा के उपस्थिति में गर्म किया तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस निकल गई, ठीक है। हमने बताया था कि CO2 गैस जरूर निकलेगी। इसमें देखो ये वाली लिखा है, देखिए CO2 गैस अपघटित हो जाती है तो CO2 सब में देखो निकलेगी। देखिए यहाँ पर भी निकली है, यहाँ पर निकली है, यहाँ पर भी निकली है, ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया हमारी है विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। इसमें क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पदार्थ का अपघटन हो जाता है। इसमें जैसे देखिए इनके को ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत अपघट्य यानी कि कोई भी घुल जाए, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी कि जलीय विलयन में डालते हैं तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पदार्थ का अपघटन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो NaCl होता है, ठीक। NaCl सबसे सरल एग्जाम्पल देते हैं। NaCl मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की और 2Na यानी कि सोडियम के 2 तत्व होते हैं यानी ठीक परमाणु, इसमें टूट जाते हैं, प्लस Cl2 गैस Cl2 निकलेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर Na अलग हुआ और Cl2 अलग हो गए, ठीक है। फिर अगला है कैल्शियम क्लोराइड। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम और क्लोराइड में टूट जाता है, क्लोरीन में टूट जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक। ये विद्युत अपघटन है, इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी और ये ऊष्मीय अपघटन होता है, गर्म किया तो भाप निकलती है, ठीक है। तो चलिए अगली देखते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया हम अगली देखते हैं, इसका नाम होता है उभय अपघटन अभिक्रियाएँ, ठीक। उभय अपघटन अभिक्रियाएँ या उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसे हम और भी नाम से जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है एक होती है प्रतिस्थापन और एक होती है द्विविस्थापन। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जस्ट इसका थोड़ा और एडवांस लेवल ये वाला है, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन में होता है आयनों के बीच अदला बदली होती है, नहीं आयनों के बीच इसमें अदला बदली होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, कम होता है, जो कम सक्रिय धातु होता है उसको अधिक सक्रिय धातु उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसे कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि डबल का मतलब 2 बार होगा, ठीक है। जैसे कि चलिए शुरू करते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों में यानी कि यौगिक जो होते हैं उनकी आयनों में अदला बदली होती है तथा अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि यौगिक होते हैं उनमें आयन होते हैं, ठीक। तो आयनों में अदले बदली होती है, उस अदला बदली से जो नए यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम बताते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो जैसे सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 व सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विलयनों के मध्य अभिक्रिया यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या बनता है, यानी कि AgNO3 क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक। इनके बीच अभिक्रिया होती है। देखिए Ag प्लस लिखा, फिर NO3 माइनस लिखा, फिर Na प्लस और Cl माइनस लिखा, इनके बीच अभिक्रिया कर देखो। इस Cl ने कहा कि भैया हमारी तुम्हारी नहीं जम रही है तो Ag के साथ हम जा रहे हैं, तो Ag इसके क्लोरीन के साथ आया तो Ag प्लस और Cl माइनस मिल गया, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगे तो सोडियम ने NO3 से कहा, जब Cl Ag से गया तो NO3 सोडियम ने बुलाया कि आप मेरे पास आ जाओ, तो Na प्लस और NO3 माइनस हो गया, ठीक है। ये दोनों एक का जोड़ हो गया, ये दोनों एक का जोड़ हो गया, तो ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले चैप्टर पर ही डिपेंड रहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसका नाम होता है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, जो कि अगले जो अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर होता है उसी पर बेसिस है। यदि ये अभिक्रिया आपको पसंद मतलब मालूम हो गई तो आपको अगले चैप्टर में इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल व क्षार के आयनों के बीच अदला बदली से लवण व जल बनता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अम्ल होता है एक क्षार होता है, उन दोनों के आयनों के बीच अदला बदली होती है तो उनसे लवण व जल बनता है। इसी को ही उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होता है। ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, लवण कैसा हो गया, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, गुण दो भी होते हैं लेकिन वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो HCl यानी कि क्या होता है, ये अम्ल होता है,
प्लस NaOH, ये क्या होता है, क्षार होता है। इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो NaCl के पास चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा, जो क्या होता है, एक नमक होता है। ठीक, फिर OH और H और H क्या होता है, H2 हो गया, और ये वाला O बाद में मिल जाएगा तो क्या हो गया, H2O हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं अभिक्रिया 2KOH, यानी कि 2KOH ये क्या होता है, ये बेस है यानी कि क्षार है, और ये एसिड यानी कि अम्ल हो, H2SO4, इसे खूब जानते होंगे। ठीक है, ये फिर अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, 2K और यहाँ पर SO4, ये दो आ जाते हैं K2SO4 में, प्लस फिर बच्चा क्या, H2 यहाँ पर बन रहा है और बीच में क्या हो गया, O। ठीक है, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H2 बचा है। ठीक है, और एक यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो ये बचा है और दो ये बचे हैं। ठीक है, तो H2O बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर अब अगली अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे कि थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक क्षार है, और HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल है। ठीक, इसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम जो होता है NO3, कैल्शियम NO3, इन दोनों की अभिक्रिया करें CaNO3 का होलाप 2 हो जाएगा, प्लस 2H2O, यानी कि ये वाला यहाँ पर 4 हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 मिलकर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस एक और मिल जाएगा, जे वाला बचा हुआ है, जे भी आ जाएगा तो 2H2O हो जाएगा। फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं हम, सबकी सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगली अभिक्रिया क्या होती है, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि मंद अभिक्रिया जो धीरे धीरे हो रही है, अधिक समय लेते हैं, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, जो जल्दी जल्दी हो जाती है, यानी कि फास्ट हो जाती हैं। ठीक, क्या होती है मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन, क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें समय अधिक लगता है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें समय अधिक लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय में हो रही हैं, उसे मंद अभिक्रियाएँ या मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, कितने दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, यानी कि सालों भी लग जाते हैं। ठीक है, फिर अगले देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि जो मंद अभिक्रिया होती है, यानी कि स्लो रिएक्शन होती है, वो कार्बनिक यौगिकों में धीमी होती है। कार्बनिक यौगिक जितने होते हैं, यानी कि जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उनमें जो मंद अभिक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है, यानी कि स्लो मोशन में होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 4Fe। ठीक, 4Fe यानी कि लोहे पर जंग लगने वाली अभिक्रिया है। 4Fe प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, यानी कि वायु की उपस्थिति में जब लोहा या आयरन को रखा जाता है तो, और थोड़ी बहुत नमी होती है, यानी कि थोड़ी बहुत गीला होता है। ठीक है, नमी में ऑक्सीजन में, वैसे भी वायु में थोड़ी बहुत नमी होती है। ठीक, तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा, Fe2 हो गया। ठीक, और O3 इंटू 3H2O, यानी कि जंग लाल भूरा हो जाता है, यानी कि जंग भी लग जाती है। ठीक, फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं रैपिड रिएक्शन या तीव्र अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसको पूरा करने में कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि बहुत फास्ट होती है, तो उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यह आयनों के बीच होती है, यानी कि जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो आयनों के बीच होती है, और जो मंद अभिक्रिया होती है वो कार्बनिक पदार्थों में होती है अधिकतर। ठीक है, जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट, वही वाला हम बताएंगे, प्रतिस्थापन वाले जो हमने एग्जाम्पल बताया वही यहाँ पर उठाकर रख दीजिए। यानी कि इसमें क्या था, जैसे कि इसमें देखिए यही वाली थी। ठीक है, एक और लेके दोनों हम ले लेंगे। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के विलयन को सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विलयन में डालते हैं तो AgCl का तत्काल अवक्षेप बन जाता है। AgCl का तत्काल अवक्षेप बन जाता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, AgCl का बहुत जल्दी अवक्षेप बन जाता है। मैंने बताया था तत्काल का मतलब तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो AgCl के साथ चला जाएगा, हमने बताया था, और Na जो हो गया NO3 के पास चला जाएगा। NaNO3 बताएगा जो ठोस अवक्षेप है, यानी कि ठोस यानी कि सॉलिड है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल NaOH यानी कि क्षारीय है, HCl यानी कि अम्लीय है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया करें तो Na जो होता है Cl के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर HO यानी कि H2O यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, फिर अगली अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, जो कि 2 नंबर में आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है? जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है, यानी कि ऊष्मा अभिक्रिया हो गई उसके बाद ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है यानी कि फ्री निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अमोनिया बनने पर जैसे मान लो N2 + 3H2, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो NH3 बन गया और 92 यानी कि 92 किलो जूल ऊर्जा निकल गई। ठीक है, यानी कि 92 किलो जूल ऊर्जा निकल गई। अमोनिया भी बन गए और ऊर्जा भी निकल गई। ठीक, फिर अगली है कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर, यानी कि कार्बन प्लस O2 को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 + 393.5 kg, यानी कि 393.5 किलो जूल ऊर्जा निकल गई, यानी कि मुक्त हो गई। ठीक, फिर अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है? इसमें ज़रूरत होती है, यानी कि अभिक्रिया जब हो रही होगी तभी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी कि अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी का मतलब होता है सोख लेना, यानी कि इसमें ज़रूरत होती है, सीधा ऐसे देखा हो ना। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने दो लिए हैं कि सबसे पहले आता है N2 + O2 + 180 किलो जूल ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो इसे अभिक्रिया करते हैं तो 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। 180 किलो जूल इसमें ऊर्जा चाहिए है। ठीक है, तो तब हमारा NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं कार्बन + 2S, यानी कि कार्बन और 2S प्लस ऊर्जा भी हमें चाहिए। इसमें ऊर्जा दी नहीं है तो चलिए इसमें देखते हैं ऊर्जा हमें चाहिए है, तो क्या बनता है? CS2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डाई सल्फाइड। डाई का मतलब दो सल्फर के यूनिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले जो कि रामबाण हैं, जो 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है संक्षारण, दूसरा होता है विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? जब धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब धातु कोई लोहा ले लीजिए, सरिया बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं तो अम्ल या नमी और आसपास की आर्द्रता की आदि के संपर्क में आती है तो क्या होती है? संचारित हो जाती है, यानी कि इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे उदाहरण में चांदी के ऊपर काली परत जमना। ठीक है, फिर अगला देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है? जब वसा और तेल तथा खाने वाले पदार्थ वायु में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, यानी कि खाने वाले पदार्थ वसा और तेल आदि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद भी खराब हो जाता है। इसी को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हुआ है, एग्जाम्पल हमने लिया है तले हुए खाने वाले पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, फिर यही हम वन शॉट हम रिलीज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम अपलोड करें। चलिए धन्यवाद भाई।